24 का पहला महीना आधा निकल गया। 24 की रेस में कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। देश में इस वक्त प्रचंड राम लहर चल रही है और मोदी विरोधियों में एक डर चल रहा है। मोदी की राम यात्रा का असर कहां-कहां हो रहा है, कौन कौन से शहर नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं और कौन से शहर में मोदी आगे चल रहे हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते का रुझान क्या है, ये समझना होगा आपको इस रिपोर्ट में बेहद आसान। लोकसभा चुनाव से 2.5 महीने पहले देश में एक साथ तीन यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो मंदिर मंदिर नाप रहे हैं और अयोध्या लौटने से पहले देश के दक्षिण का आखिरी कोना रामेश्वरम तक नापेंगे। दूसरी यात्रा राहुल गांधी की है, जो मणिपुर से नागालैंड होते हुए असम पहुंच चुकी है, आगे मुंबई तक जाएगी। तीसरी यात्रा यूपी में अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा है, जिसका पहला चरण शुरू हो चुका है, 2 चरण और बाकी है। अब सवाल है कि कौन चुनाव जीतने के लिए यात्रा कर रहा है और कौन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों को कोने कोने तक पहुंचाकर देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोदी मंदिर मार्ग से साउथ को राम सूत्र में बांधकर एक भारत नेक भारत बनाना चाहते हैं। राहुल नॉर्थ ईस्ट में मोहब्बत की दुकान सजाकर 24 में कुछ सीटें जीतना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने सेकुलर गेटअप से धार्मिक गेटअप में आ गए हैं। अखिलेश यूपी में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़कर नया सवेरा लाने के बहाने एनडीए को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। राहुल गांधी अपने मिशन में असम के शिवसागर में एंट्री मार चुके हैं। असम में दाखिल होते ही राहुल ने हिंदू मुसलमान एकता और सेकुलर जैसे शब्दों पर जोर नहीं दिया। शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है। राहुल गांधी ने 50 सेकंड में कम से कम 5 बार शंकर देव जी का नाम स्मरण किया। अब सवाल उठता है कि 22 को अयोध्या से दूरी बनाने वाले राहुल को असम में अचानक सनातन परंपरा के पुरोधा शंकर देव जी के चरणों में क्यों झुकना पड़ा। जो उन्होंने कहा उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। क्यों ये कहना पड़ा कि असम में कांग्रेस शंकर देव जी के बताए रास्ते पर चलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को टेंट में रखने वाली कांग्रेस अचानक शंकर देव जी के रास्ते पर क्यों आ गई। दरअसल राहुल को अपनी यात्रा के 5वें दिन ही एहसास हो गया कि सनातन से बैर सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में भारी पड़ने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 26 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 15 सीट जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट पर जीत मिली थी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य असम है, जहां लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 9 सीट जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी 7 सीट जीती थी। कांग्रेस को 3 सीट मिली थी। असम में राहुल गांधी क्यों शंकर देव जी के बताए मार्ग पर चलने को मजबूर हुए। दरअसल यहां के हिंदू वोटर में शंकर देव जी का बहुत व्यापक प्रभाव है। शंकर देव जी वैष्णव संत सुधारक थे। 16वीं शताब्दी में उन्होंने पूरे राज्य में मठों की स्थापना की थी। जैसे ही राहुल को पता चला कि असम का हिंदू वोट गुरु शंकर देव के स्थापित मठों से जुड़ा हुआ है और उनमें अपार श्रद्धा रखता है, वो मोहब्बत की दुकान से सीधा शंकर देव जी के मार्ग पर सरपट दौड़ने लगे। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। आपने शंकर देव जी की बात की,
ये यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है। जो उन्होंने कहा और जो आसाम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। राहुल गांधी असम में 7 दिन यात्रा करेंगे। बीच में 20 तारीख को एक दिन के लिए अरुणाचल जाएंगे, फिर वापस लौटकर असम में यात्रा जारी रखेंगे। इस दौरान वो 22 को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। असम के फायर ब्रांड सीएम हिमंता शर्मा ने दो टूक बता दिया है कि असम में जितना मर्जी राहुल गांधी घूम लें, लोकसभा चुनाव में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों का एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार तो मुसलमान महिला भी कांग्रेस का सभा में नहीं आएगा। हम लोग का जो प्रोग्रेस है, सबका साथ सबका विकास का, आसाम में इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप देखते जाइए। ऐसे कांग्रेस का सभा होने से मियाँ लोगों का मेल और फीमेल दोनों आते थे। इस बार तो माँ और बहन लोग नहीं आएगा और धीरे धीरे बाबा लोग भी आना बंद कर देगा। असम आते आते सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस ही यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि सभी भारतीयों के जीवन का आधार धर्म है। लेकिन धर्म पर कांग्रेस में अब भी उतना ही कंफ्यूजन है जितना नेहरू के जमाने में था। कांग्रेस 22 को अयोध्या का बायकॉट ठीक वैसे ही करेगी जैसा सोमनाथ के उद्घाटन में नेहरू ने किया था। तो ये क्या है? ये सब राजनीतिकरण है, राम का राजनीतिकरण है। ये जो 22 जनवरी का समारोह है, ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का। और इसीलिए राहुल जी ने कहा है, और पहले खरगे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक आधार है हमारे समाज का। हमारे समाज का, हम एक बहुधार्मिक समाज है, बहुभाषी समाज है, बहुजाति समाज है। तो हम इससे भाग नहीं सकते। पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, और जो संविधान कहता है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। असली धर्म ये है। राहुल नॉर्थ ईस्ट में अभी राजनीति का मार्ग ही तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी साउथ में राम लहर पैदा कर चुके हैं। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। शनिवार को नरेंद्र मोदी फिर तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां तिरुचिरापल्ली के प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद रामनाथपुरम जिले के प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर जाएंगे, जहां अनुष्ठान करेंगे। मोदी रामेश्वरम का पवित्र जल भी अपने साथ ले जाएंगे, जिसका इस्तेमाल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा। सोचिए, जब रामेश्वरम से जल लेकर मोदी अयोध्या की तरफ चलेंगे, तब दक्षिण भारत में हिंदुओं की क्या भावनाएं होंगी। दक्षिण भारत के सभी हिंदू खुद ब खुद राम से जुड़ जाएंगे, और जो राम से जुड़ेंगे तो स्वतः नरेंद्र मोदी के राम पथ से जुड़ते जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं, उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है
जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। साउथ को प्रभु राम से जोड़ने का मिशन नरेंद्र मोदी ने उन जगहों से किया था जहां जहां त्रेता युग में भगवान राम के कदम पड़े थे। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में सीता हरण के बाद जटायु और राम संवाद हुआ था। मोदी वहां भी गए, विधिवत पूजा अनुष्ठान किए। लेपाक्षी मंदिर में मोदी ने साउथ के राम भक्तों के साथ रामायण प्रसंग भी देखा। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री लोगों के साथ बैठकर टीवी पर रामायण का मंचन देखते हैं तो लोग क्या उन पलों को भूल पाएंगे? मोदी ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करते हैं जो राहुल गांधी और बाकी नेता नहीं कर पाते। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। केरल में नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का एक हिस्सा त्रिशूर से 55 किलोमीटर दूर त्रिप्यार के राम मंदिर में पूरा किया। इस मंदिर की पूरे दक्षिण भारत में बहुत ख्याति है। लाखों लोग रामायण मास में इस मंदिर में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भगवान राम की खड़ी मुद्रा में जो मूर्ति है उसके बारे में मान्यता है कि वो समुद्र मंथन से निकलती है। मोदी त्रिपुरार के राम मंदिर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी के यहाँ आने पर जिस तरह लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली बार पूरा साउथ राम लहर से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा इंपैक्ट 2.5 महीने बाद होने वाले चुनावों में दिखेगा। साउथ के 5 राज्यों में 131 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी यहां 30 सीट जीती थी। कर्नाटक में 28 सीट है, जहां बीजेपी ने 2019 में 25 सीट जीती थी। तेलंगाना में 17 सीट है, जहां 2019 में बीजेपी 4 सीट जीती थी। तमिलनाडु में 39 सीट है, जहां बीजेपी को खाता खोलने की उम्मीद पहली बार दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, केरल में 20 सीट है। इस बार कर्नाटक में चुनौती बड़ी है क्योंकि कांग्रेस की 5 फ्री गारंटी वाली स्कीम काफी पॉपुलर है, लेकिन राम लहर वहां डैमेज कंट्रोल का काम कर सकती है। इसका फायदा तेलंगाना में भी मिल सकता है और इस बार सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जातीय समीकरण हावी है, लिहाजा वोटों का ध्रुवीकरण वहां बहुत असर नहीं दिखाता। लेकिन मोदी का मंदिर मार्ग भविष्य के लिए बीजेपी की राह बना सकता है। राम मंदिर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साउथ में दमदार एंट्री करने और पार्टी की जड़ों को और मजबूत करने का बड़ा मौका मिला है। रामकाज के जरिए पीएम मोदी साउथ के उन राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए दिख रहे हैं जहां पर पार्टी फिलहाल सिमटी हुई है। भाषाई कनेक्ट न होने के चलते अभी तक साउथ के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतना प्रभाव नहीं दिख रहा था, लेकिन लगता है कि राम लहर ने ये दूरी मिटानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि जो साउथ के राम भक्त हैं वो अब लगातार तेजी से पीएम मोदी के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ में एंट्री से पहले मोदी राम काज के लिए पंचवटी गए थे। पंचवटी वही स्थान है जहां प्रभु राम कुटी बनाकर सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ रहे थे। पंचवटी जाकर मोदी ने महाराष्ट्र को भी सीधे अयोध्या से कनेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 25 सीट पर लड़ी थी और 23 सीट जीती थी। इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है और पंचवटी से शुरू हुई राम लहर में जीत का आंकड़ा भी बढ़ना तय है। लेकिन कांग्रेस इसका अनुमान नहीं लगा पा रही या सूपड़ा साफ होने के डर से राम लहर का अनुमान लगाना नहीं चाहती।